कभी सोचा है पैनकेक, कवि और कम्युनिस्ट इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन इसका जवाब मिलेगा अशोक मित्रन के साथ चेन्नई के मशहूर जेमिनी स्टूडियोज के अंदर। चलिए आज हम वहीं चलते हैं। हाँ, तो सवाल सुनने में थोड़ा अजीब तो है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। और ये जवाब छिपा है इंडिया के एक लेजेंडरी फिल्म स्टूडियो की चारदीवारी के अंदर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज की। सोचिए 1940 का दौर, इंडियन सिनेमा का एक पावर हाउस था ये स्टूडियो। एक ऐसी जगह जहां हर तरफ क्रिएटिविटी का माहौल था, थोड़ी बहुत अफरा-तफरी भी थी, और हाँ, यहीं पर सितारे गढ़े जाते थे। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस अनोखी दुनिया के अंदर चलते हैं। अब देखिए, जेमिनी स्टूडियोज का मतलब सिर्फ फिल्में ही नहीं था। ये जगह तो कवियों, लेखकों और सोचने समझने वाले लोगों का एक अड्डा बन चुकी थी। मतलब एक तरफ फिल्मी ग्लैमर और दूसरी तरफ लिटरेचर लिखने की चाहत। इन दोनों का एक ऐसा अजीबोगरीब मेल था यहाँ कि अक्सर एक मजेदार सा टकराव देखने को मिलता था। तो हमारे इस टूर का पहला स्टॉप वो है बदनाम मेकअप डिपार्टमेंट। और हाँ, जरा तैयार रहिएगा क्योंकि यहाँ माहौल थोड़ा गरम होने वाला है। अच्छा, सबसे पहले तो एक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। जब हम पैनकेक्स की बात कर रहे हैं तो वो खाने वाले पैनकेक नहीं है। जी नहीं, हम बात कर रहे हैं एक मेकअप ब्रांड की जिसका नाम था पैनकेक, और जेमिनी स्टूडियोज इसे ट्रक के ट्रक भर के खरीदता था। जरा उस मेकअप रूम को इमेजिन कीजिए। कहा जाता है कि वो जगह कभी रॉबर्ट क्लाइव का अस्तबल हुआ करती थी। अब वहाँ बड़े बड़े शीशे थे और इतनी सारी गर्म लाइट्स थीं कि एक्टर्स के लिए तो वो किसी जलन भरी तकलीफ से कम नहीं थी। राइटर ने तो मजाक में यहाँ तक कह दिया कि मेकअप आर्टिस्ट्स की ये टीम किसी भी ठीक ठाक इंसान को एक भयानक लाल रंग का मॉन्स्टर बना सकती थी। इससे अंदाजा लगाइए कि उस जमाने की फिल्मों में कैमरे पर दिखने के लिए कितना जबरदस्त मेकअप करना पड़ता था। और पता है, इस मेकअप डिपार्टमेंट का एक बड़ा सख्त सिस्टम था, एक तरह की हायरार्की। जो चीफ मेकअप मैन था वो मेन हीरो हीरोइन को तैयार करता था, उसका असिस्टेंट दूसरे हीरो हीरोइन को, और ऐसी नीचे आते आते एक्टर्स की इंपॉर्टेंस भी कम होती जाती थी। और इस हायरार्की में सबसे नीचे, सबसे आखिर में था हमारा अगला कैरेक्टर, ऑफिस बॉय। ये जो ऑफिस बॉय था ना, वो अपनी सारी नाकामयाबी, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशंस के लिए सिर्फ एक आदमी को जिम्मेदार मानता था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि स्टूडियो के नंबर 2 टैलेंटेड कोथामंगलम सुब्बू थे। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ मेकअप रूम में एक फ्रस्ट्रेटेड कवि जिसे लगता था कि उसका टैलेंट बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ स्टोरी डिपार्टमेंट में थे सुब्बू, जो अपने टैलेंट और खुशमिजाज स्वभाव से हर जगह छाए हुए थे। सुब्बू के टैलेंट का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो एक कवि थे, एक नॉवेलिस्ट थे, एक बेहतरीन एक्टर थे, और बॉस की हर मुश्किल का हल उनके पास था। वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं थे, वो जेमिनी स्टूडियोज की जान थे, उसकी आत्मा थे। उनकी क्रिएटिविटी का लेवल क्या था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। अगर कोई प्रोड्यूसर किसी सीन पर अटक गया तो सुब्बू 1 मिनट के अंदर 14, जी हाँ 14 अलग अलग तरीके बता सकते थे उस सीन को शूट करने के। कमाल ही था ये तो। चलिए अब स्टूडियो के अंदर की बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उस दौर की पॉलिटिक्स की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि जेमिनी स्टूडियोज में एक इंटरनेशनल सर्कस ने भी दस्तक दी थी। देखिए, उस जमाने में जेमिनी स्टूडियोज के ज्यादातर खादी पहनने वाले कवि और लेखक जो थे वो कम्युनिज्म को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी नज़र में ये एक नास्तिक और हिंसक सोच थी, और बस यही माहौल अगली अजीब घटना की जमीन तैयार करता है। फिर आया साल 1952 और स्टूडियो में एक ग्रुप आया जिसका नाम था मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी, यानी MRA। क्या शानदार नाटक करते थे वो लोग, उनके सेट्स तो देखने लायक होते थे। पर इन सब के पीछे उनका एक असली मकसद था जो छिपा हुआ था। वो था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ एक कल्चरल वॉर छेड़ना। लेकिन ये MRA का आना तो बस ट्रेलर था। असली मिस्ट्री तो तब शुरू हुई जब स्टूडियो में एक और मेहमान आया जो इनसे भी ज्यादा रहस्यमयी था। बस फिर क्या था, पूरे स्टूडियो में खुसुर-पुसुर शुरू हो गई। इंग्लैंड से आया ये आदमी, कोई कहता कवि है, कोई कहता एडिटर है, आखिर ये था कौन? और सवाल सिर्फ यही नहीं था, सवाल ये भी था कि एक अंग्रेज पोएट एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या कर रहा है जो आम से आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है। मतलब कोई कनेक्शन ही नहीं समझ आ रहा था।
और मामला तब और बिगड़ लिया जब उन्होंने बोलना शुरू किया। उनका वो टिपिकल ब्रिटिश एक्सेंट और इतनी मुश्किल बातें कि किसी को पल्ले ही नहीं पड़ा कि वो बोल क्या रहे हैं। पूरे स्टूडियो में बस खामोशी थी और सबके चेहरे पर कन्फ्यूजन। तो वो विजिट एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई। सालों तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। फिर कई साल बाद एक किताब ने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। हुआ ये कि सालों बाद हमारे नरेटर के हाथ द इनकाउंटर नाम की एक मैगजीन लगी। जैसे ही उन्होंने उसके एडिटर का नाम पढ़ा, उनके दिमाग की बत्ती जल गई। ये नाम उन्हें सुना सुना सा लगा। और फिर उन्हें मिली ये किताब, द गॉड दैट फेल्ड। इस किताब में उन लेखकों के एसेज थे जो पहले कम्युनिज्म को मानते थे और फिर उससे निराश हो गए। बस यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ गईं। उस मिस्ट्री गेस्ट का कनेक्शन स्टूडियो के एंटी कम्युनिस्ट माहौल से बिल्कुल साफ हो गया। और आखिर में राज खुल ही गया। वो मेहमान थे स्टीफन स्पेंडर, और जेमिनी स्टूडियोज के बॉस को उनकी पोएट्री से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें दिलचस्पी थी उनके असफल हुए भगवान में, मतलब कम्युनिज्म से उनके मोहभंग में। यही तो जेमिनी स्टूडियोज की अजीब सी दुनिया थी, जहां आर्ट, पॉलिटिक्स और बिजनेस सब एक साथ एक ही खिचड़ी में पकते थे।